नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव सर पर है, इसका आगाज होने में कुछ ही समय बाकी है और इसी बीच देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार कई मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं, रोजगार हो या कई और फैक्टर हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जातीय समीकरण को लेकर के। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार माइक को तो साधते रहे हैं, लेकिन अब बाप की भी चर्चा हो रही है। बाप क्या है आप जानते हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा है। जी देखिए विशाल, आपने ठीक कहा कि रोजगार भी मुद्दा है। लोकसभा चुनाव हो, आने वाला विधानसभा चुनाव हो, जाहिर तौर पर अब इसको आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया है, तो इस मुद्दे को लेकर वो चुनाव में जाएंगे और सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं जाएंगे, विधानसभा के चुनाव में भी जाएंगे। तो ये मुद्दा आरजेडी के लिए है। ये मुद्दा कितना फायदा पहुंचाएगा ये देखना पड़ेगा। और लेकिन ये बात तो है कि रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव को कहीं बहुत फायदा न दे दे, आरजेडी को कहीं बहुत लाभ न मिल जाए, इसका डर तो जेडीयू में भी है, इसका डर तो बीजेपी में भी है। क्रेडिट लेने की होड़ मची है। अभी जेडीयू दफ्तर के बाहर जाकर पोस्टर देखिए, रोजगार को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। अलग अलग जेडीयू की तरफ से भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी प्रचार हो रहा है। तो रोजगार के मुद्दे को भुनाने की कोशिश जेडीयू भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है। लेकिन सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर चुनाव जीते और चुनाव लड़े और जीते नहीं जाते, ये एक सच्चाई भी है और ये बिहार भी है। और ये बिहार है जी। जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं और खासकर बिहार में तो और मायने रखते हैं। बिहार में जाति गणना हुई है और जाति गणना नहीं भी हुई है तब भी जातीय समीकरण चुनाव में बहुत कुछ तय करते हैं। जातीय समीकरण अहम फैक्टर है, ये अहम फैक्टर है। और अब रोजगार के अलावा तेजस्वी यादव ने एक नया राग छेड़ दिया है, एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं माई के साथ बाप। तो बाप आपने कहा तो दर्शक इसको अन्यथा न ले ले। जो दर्शक नहीं जानते हैं, बाप का मतलब हम पिता की बात नहीं कर रहे हैं। हम बाप का मतलब तेजस्वी यादव ने समझाया है कि माई यानी मुस्लिम यादव की पार्टी सिर्फ नहीं है जो बार बार तेजस्वी यादव करे, ये बाप की पार्टी भी है। बहुजन, अगड़ा और फिर एक दूसरे ए से होता है आधी आबादी, महिलाएं, और पी से होता है पुअर। तो गरीबों की पार्टी है, महिलाओं की भी पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, अगड़ों की पार्टी है। तो मुस्लिम यादव के अलावा इन सारे समीकरणों को साधने की कोशिश, बहुजन का मतलब बहुजन का वोट बैंक थोड़ा बहुत आरजेडी के पास भी है। चिराग पासवान, पशुपति पारस, जो हमारी समझ है, थोड़ा बहुत जीतन राम मांझी के पास भी है। दलित वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, बहुजन वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है, थोड़ा कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस तो आरजेडी के साथ ही है, लेकिन क्या भाजपा का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर पाएंगे? महिला, तो महिलाओं का वोट तो नीतीश कुमार को मिलता रहा है, उसका बहुत फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है। वो एक तरह से नीतीश कुमार का वोट बैंक है। क्या उस वोट बैंक में तेजस्वी यादव सेंधमारी कर पाएंगे? तो देखिए, मुस्लिम यादव वोट बैंक है आरजेडी के पास, ये उसका कोर वोट बैंक है। लेकिन उसके अलावा तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे हैं, बाप की बात कर रहे हैं, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो वोट बैंक है जिसमें हमने आपको बता दिया कि दलित वोट बैंक थोड़ा आरजेडी के पास भी है, थोड़ा अभी चिराग पासवान हैं, अभी पशुपति पारस हैं, अभी जीतन राम मांझी हैं, क्या इनके वोट बैंक में तेजस्वी यादव सेंधमारी कर पाएंगे, उसको अपनी तरफ ला पाएंगे? ये अपने आप में सवाल है। और ला पाएंगे तो फिर क्या होगा? महिलाओं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, तो महिला वोट बैंक जो है अभी नीतीश कुमार के साथ है, तो क्या उसको अपने साथ ला पाएंगे? और देखिए, महिलाओं को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। महिला वोट बैंक वो बहुत प्रभावी वोट बैंक है। नीतीश कुमार कहते हुए हैं कि शराबबंदी उन्होंने महिलाओं के कहने पर ही लागू किया था। और देखिए, मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि लाडली बहना योजना और उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। योजना की बात, और शिवराज सिंह चौहान फिर चले गए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दर्द वो अपना गाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री नहीं है तो पोस्टर में फोटो भी नहीं है, अलग बात है। लेकिन महिला वोट बैंक प्रभावी होती है, इसका प्रभाव, इसके कई उदाहरण भी हैं। बिहार साइलेंट वोटर भी कहा जाता है, और बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, साइलेंट वोटर कहा जाता है। तो महिलाओं वोट बैंक में अगर सेंधमारी कर ली, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है,
तो देखिए अगर ये हो गया तो बिहार में मोदी की राह वाकई मुश्किल हो जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना है। जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार में अधिकतम सीटों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी दलों को, एनडीए अगर अधिकतम सीटें जीतेगा, जितनी ज्यादा सीटें जीतेगा मोदी की राह उतनी आसान होगी, जितनी कम सीटें जीतेगा मोदी की राह उतनी मुश्किल होगी। लेकिन एक दिक्कत तो है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को खोना ही है, पाना कुछ नहीं है। मैं कैसे बता रहा हूं आपको। जी 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। जी ये तो नहीं आने जा रही है, किसी भी हाल में नहीं आने जा रही है। बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है, डंके की चोट 40 सीटें इस बार नहीं आने जा नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। 39 सीटें नहीं आने जा रही। अब कम आ रही हैं तो कितनी कम आ रही है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जो लीडिंग पार्टी है, जिसने मोर्चा संभाल रखा है, जो सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत कुछ जिस पर निर्भर करता है इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार में, वो आरजेडी है। जी आरजेडी किस तरह से खेलेगी इस लोकसभा चुनाव में, इस पिच पर, लोकसभा चुनाव के पिच पर लालू यादव की रणनीति क्या होगी, और तेजस्वी यादव जो बाप के बारे में कह रहे हैं, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर, माई समीकरण के अलावा, तो ये जो नया समीकरण गढ़ा है, इस नए समीकरण को कितना वो साध पाते हैं, कितना उसको साधने में कामयाब हो पाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कामयाब हो गए तो मोदी की राह जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिहार में, बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण असर करती है। बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है किसी को भी दिल्ली की गद्दी तक बैठाने के लिए। विशाल, तो आपको ये वाकई में लगता है कि इस बार राजद कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर देखिए राजद नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल गांधी भी एक फैक्टर हैं, उनकी न्याय यात्रा बिहार से होकर गुजरी है, राहुल गांधी का भी थोड़ा प्रभाव हो सकता है। लालू यादव अभी एक्टिव नजर आ रहे हैं, माले को भूल गए आप। माले भी एक्टिव हैं। आपने देखा कि किस तरह से जन विश्वास रैली हुई, लाल झंडा ही दिख तो रहा उसमें था। लाल झंडों की कमी नहीं थी, तो बिल्कुल। माले की ताकत भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो एक तो ये ताकत है, ये फैक्टर है। दूसरी चीज कि तेजस्वी यादव ने अगर उस समीकरण को साध लिया जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो फिर जाहिर तौर पर बिहार में मोदी की राह मुश्किल होगी, बीजेपी जेडीयू को नुकसान हो सकता है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि वो कितना साध पाते हैं, कितना कामयाब हो पाते हैं उसको साधने में। रोजगार का मुद्दा भी एक मुद्दा है, फैक्टर है, वो तो फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा आरजेडी को। क्या आपके इस बातों को बल देता है जिस तरीके से एनडीए में फूट के आसार नजर आ रहे हैं? चिराग पासवान नीतीश कुमार की कैसी बनती सबको पता है। नहीं, तो यही तो बात है कि जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं उससे तो फायदा होगा ही, लेकिन एक फैक्टर यह भी है कि एनडीए में अभी स्थिति ठीक नहीं है। कुछ लोग इधर से उधर भी आ सकते हैं। जैसे चिराग पासवान को आरजेडी की तरफ से ऑफर मिल रहा है, चिराग का वेलकम करने के लिए आरजेडी तैयार है। तो अगर वो आ गए, मुकेश सहनी आ गए, तो फिर तो खेल दूसरा हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात अभी नहीं करेंगे, उसकी संभावना अभी कम है। चिराग पासवान आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसकी गुंजाइश है। राजनीति में तो परसेप्शन, गुंजाइश ही तो बनी रहती है। बिल्कुल राजनीति में इसकी गुंजाइश है। इसीलिए कई चीजें हैं, अगर बारीकी से आप देखेंगे तो आप कहने को कोई कह दे कि 400 पार और 40 की 40 सीटें जीत लेंगे, लेकिन इस बार अगर हम सिर्फ बिहार की बात, देखिए हम तो 4 PM बिहार हैं, बिहार पर बात करते हैं और कई बार देश पर भी बात करते हैं, और 4 PM जो है वो लगातार आपको पूरे देश की खबरें दिखाता है। पूरे देश के सियासी समीकरण इस वक्त आप 4 PM के अलग अलग चैनलों पर देखते हैं, लेकिन हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं। और बिहार के समीकरण को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो स्थिति और परिस्थिति है, बहुत बारीकी से उसको देखेंगे तो आपको ये समझना होगा और आप ये समझ पाएंगे कि बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल है। 2019 वाली स्थिति नहीं है, और ये बात जब चुनाव के परिणाम आएंगे, लोकसभा चुनाव के परिणाम, तब साबित होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका। देखिए, तमाम विषय जो हैं बिहार में लगातार उठ रहे हैं, लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में जाति फैक्टर पर बात करना, जाति समीकरण पर बात करना एक अहम हो जाता है। नौकरी हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, क्रेडिट वॉर हो, तमाम विषयों पर चर्चा तो होती रहती है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, इससे कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि बिहार में
जाति समीकरण एक अहम फैक्टर रखता है चुनाव में जीतने और हारने को लेकर। जिस तरह से इस बार राजद ने कमान संभाला है, माई के साथ साथ बाप को लेकर के भी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे। बाप इस बार किस तरीके से भाजपा यानी एनडीए की नुकसान करने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।